नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक में। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस तरीके से हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 को क्रैक कर सकते हैं, वो अलग है। सबसे पहले हम इस वीडियो में किस तरीके से यूपी पुलिस के क्वेश्चन आते हैं और यूपी पुलिस किस तरीके से किस सब्जेक्ट पर कितना कमांड रखता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। ये आपका प्रीवियस ईयर का आपका एग्ज़ाम है, जो कि आपका जनवरी 2019 में होता है। तो जनवरी 2019 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसके अंदर जो जीएस आई थी आपकी, ठीक है, 38 क्वेश्चन जो आए थे। तो उन 38 क्वेश्चन को हमने यहाँ से कवर कराने की कोशिश करी है और हर एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी पुलिस का लेवल क्या है और हमें कितना और कहाँ तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। और बाकी हमें एक आइडिया लगेगा कि यूपी पुलिस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर एक क्वेश्चन जो कि 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया था जीएस के, वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नॉमिनेट किसने किया था। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हिट करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, कॉमन सेंस वाला है। इसमें वर्गीस कुरियन की बात करी जा रही है और उनको डेयरी बोर्ड का अध्यक्ष जो है कब नॉमिनेट किया गया था, ये बात करी जा रही है। एक तो वर्गीस कुरियन के, दूसरा डेयरी बोर्ड का अध्यक्ष उनको कब नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, ये बात करी जा रही है। तो देखिए, वर्गीस कुरियन ना, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि 1967 में आपकी हरित क्रांति होती है, ठीक है। 1967 में आपकी हरित क्रांति होती है और इससे पहले आपकी जो श्वेत क्रांति होती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो कुरियन को डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री ही अपॉइंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है बस, कि 1967 में तो देखिए हरित क्रांति हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था आपका। इस समय लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो चुकी थी, पर ठीक इससे पहले, इसे 1965 का जब पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर होता है, और 1966 में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। तो ये बात तब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी पार्ट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली हैव। यानी देखो, एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो जैसे कि ये पूछ ही रहा है अपने आप में कि भारत में वर्तमान समय में कितने पार्ट हैं, ठीक है। एक तो ये है कि भारत में वर्तमान समय में कितने पार्ट हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि संविधान में कितने पार्ट हैं, हाउ मैनी पार्ट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए, संविधान हमारा जो है ना, वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और जिस समय लागू होता है 26 जनवरी 1950 के दिन, उस समय हमारे संविधान के अंदर 22 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। पर होता क्या है बच्चों, कुछ समय के बाद में संविधान के अंदर अमेंडमेंट होने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं अमेंडमेंट्स के कारण, इन्हीं संशोधनों के कारण संविधान के अंदर कुछ भागों को और बढ़ाया जाता है, को विस्तारित किया जाता है। और उन्हीं बढ़ाए गए भागों में आपके कुछ भाग आ जाते हैं, ठीक है। उन्हीं बढ़ाए गए भागों में कुछ भाग आते हैं, जिसमें आपका भाग 4A आ जाता है, भाग 9B आ जाता है, भाग 9A भी आ जाता है आपका, ठीक है, और भाग 14A भी आ जाता है। तो ये चार भाग आपके ऐड किए जाते हैं और इन चार भागों को ऐड करने के बाद में आपके जो भाग होते हैं 22 + 4 बराबर 26 हो जाते हैं, ठीक है। बट इसमें जो 22 आपका बेसिक जो पार्ट थे, उनमें से जो आपका पार्ट 7 होता है, पार्ट 7 को सरकार जो है रिमूव कर देती है, जिससे कि यहाँ पर अब पार्ट 21 ही बचते हैं रिमूव करने के बाद में। और 21 में अगर हम 26 जोड़ेंगे, तो 21 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 का रेशो होगा और 25 का रेशो जहाँ बनता है वही आपका आंसर है, क्योंकि वर्तमान में अभी तक जो पार्ट की संख्या है वो कितनी बताई गई है, तो वो बताई गई है आपकी 25। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। अभी तक वर्तमान में कितनी संख्या है? 25 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्परर जहांगीर बिल्ट द शालीमार गार्डन। तो मुगल एम्परर जो होता है, मुगल बादशाह जहांगीर ने जो शालीमार गार्डन था, इसका निर्माण कहाँ पे कराया था? तो दिल्ली में कराया था, बलूचिस्तान में कराया था।
अवध में कराया था या फिर कश्मीर में कराया था? तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका कश्मीर। इसका आंसर क्या है भैया आपका? कश्मीर है। कश्मीर में जहांगीर के द्वारा शालीमार गार्डन का निर्माण कराया गया था। पर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आपको डीपली मुगल जो साम्राज्य है उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, तभी जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था भाई आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ठीक है, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? और ये वार्षिक होता है, ठीक है, हर साल होता है। तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है ये आपका पुणे के अंदर आयोजित किया गया। तो देखिए आपके कल्चर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब हमें अगर यूपी पुलिस क्रैक करना है तो हमें जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो आप चिंता ना करें, हम अपने चैनल पे जितना भी कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं या कोई भी फेस्टिवल्स होता है, कोई भी डांस है, वो सब हम यहाँ पे को कवर कराएंगे। और आप देखते रहिए इस चैनल को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराने बैंक की बात हो रही है भाई इसमें। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक भारत में कब बना, या बैंकों का इतिहास अगर हमें थोड़ा सा भी याद है तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भारत में सबसे पुराना बैंक कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इलाहाबाद बैंक जो है आपका, इसकी शुरुआत होती है 1865 से। ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1865 से शुरुआत होती है इलाहाबाद बैंक की। और वहीं आपके जो दूसरे बैंक हैं, जैसे कि आपका यूसीओ है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, इन सब बैंकों की शुरुआत जो है 1865 के बाद होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पुराना बैंक जो है आपका, वो है आपका इलाहाबाद बैंक, जो कि 1865 में इसका निर्माण होता है। इन सभी बैंकों में, वैसे अगर बैंकिंग इतिहास की अगर आप बात करें तो बैंकिंग इतिहास में सबसे पहला बैंक जो होता है आपका, सबसे पहला बैंक, भारत का सबसे पहला बैंक जो होता है वो 1771 में बनाया जाता है। और इस बैंक का नाम क्या होता है? हिंदुस्तान बैंक। ठीक है। इस बैंक का नाम क्या होता है भाई आपका? बैंक का नाम होता है आपका हिंदुस्तान बैंक। तो हिंदुस्तान बैंक भारत का फर्स्ट बैंक है। इसके बाद में बैंकों की शुरुआत होती है भारत में। और जो प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ पर भी 3 नए बैंक बनाए जाते हैं, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है। और ये तीनों बैंकों को मर्ज करते हुए एक समय पर आकर क्या बना देते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में बनता है, 1921 में। और यही 1921 का बैंक जो है 1950 में जाकर, ठीक है, 1955 में जाकर, सॉरी 1955 में जाकर ये बैंक क्या बन जाता है? एसबीआई बैंक। ये बैंक क्या बन जाता है 1955 में? एसबीआई बैंक बन जाता है। तो एसबीआई बैंक की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आती है। तो इसका मतलब आपको जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो बैंकिंग वाला या जीडीपी या राजकोषीय घाटा होता है, थोड़ा इसको भी पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो देखिए वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, आर्यंस की बात हो रही है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर हमें पता है कि ये हमारा गुजरात वाला रीजन था, और गुजरात से ये चला जाता है इधर, और फिर यहाँ पर आ जाता है कश्मीर। ठीक है। और कश्मीर से ये आपका इस तरीके से होते हुए ऐसे चला जाता है रीजन। तो देखिए आर्यंस आते हैं इधर खैबर पास से, भारत में एंटर होते हैं, और यहाँ से पहले ये इधर इंडस वाले रीजन में बसते हैं। उसके बाद यहाँ से गंगा और यमुना वाला जो रीजन है आपका, इसमें बसना शुरू करते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हरियाणा के आसपास से बसना शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक रिवर हरियाणा से ऐसे होते हुए जाती है, और जो कि बाद में गंगा में ही मर्ज हो जाती है आका इलाहाबाद में। इस रिवर का नाम है सरस्वती। ठीक है। तो जो ये गोदावरी वगैरह रिवर की बात हो रही है, गोदावरी आपकी साउथ इंडिया की रिवर है, वहीं कावेरी भी साउथ इंडिया की रिवर है, और कृष्णा भी साउथ इंडिया की रिवर है। यानी तीनों की तीनों साउथ इंडिया की रिवर है। और आर्यंस स्टार्टिंग में जो बसे वो इस वाले रीजन में आके बसे। इसका मतलब आंसर क्या है आपका? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड समिट में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो
इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान कौन सी इंटरनेशनल अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। तो भाई देखिए, ये वो समय है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में बहुत सी चीजें क्रिएट की गई, और उन्हीं चीजों में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 में होता है, इसमें आपका वर्ल्ड बैंक भी बनाया जाता है, ठीक है। और इसी दौरान आपका एक पैसा यानी रुपी देने वाली एक संस्था का निर्माण होता है, इसका नाम होता है आईएमएफ। आईएमएफ जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना कब होती है भाई, इसकी स्थापना की बात करी जाए आपसे, तो इसकी स्थापना होती है 1944 में, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना कब होती है, आईएमएफ की स्थापना होती है 1944 के अंदर। अगर आपसे आईएमएफ का हेडक्वार्टर की बात करी जाए, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर बताएंगे आप अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के अंदर आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। तो आप ऐसी संस्थाओं का हेडक्वार्टर्स हो गए, या फिर उनके फुल फॉर्म्स हो गए, या फिर उनका जो स्टैब्लिश ईयर है, ये भी याद करना जरूरी है। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन कौन सी, ट्रेन 18 है। इसको किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत में ये ट्रेन जो है, जिसका नाम है ट्रेन 18, ये इंजन रहित है, और इसका निर्माण जो है चेन्नई के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत ने स्थानीय स्तर पर 2 स्टील्थ फ्रिगेट बनाने के लिए नवंबर 2018 में किस देश के साथ $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से रट के जाना है, तो करंट अफेयर के बगैर एग्जाम कोई भी क्रैक नहीं होता। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर फुल्ली करंट अफेयर आपको पढ़ाई हुई है। आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक स्पीडी करके एक बुक आती है, वो स्पीडी पूरी की पूरी स्पीडी मैंने पढ़ाई हुई है। तो आप मेरे चैनल से पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी किए। लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, मेरी वीडियो का। तो भाई, इंडिया ने किस देश के साथ किए हैं, रूस के साथ किए, ठीक है। किस देश के साथ किए हैं, रूस के साथ किए हैं। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के पास कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका आईपीएस की ट्रेनिंग जहाँ पर होती है भारत के अंदर, ठीक है, कहाँ, यहाँ पर किसकी ट्रेनिंग होती है, स्वप्ना में, यहाँ होती है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो आईपीएस की ट्रेनिंग जो होती है, जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का नाम देते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये आपकी हैदराबाद के अंदर, ठीक है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो नवंबर 2018 में भाई किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग की गई थी, तो ये की गई थी आपकी भाई जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी बना दिया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अब फिलहाल में इसको क्या बना दिया गया है, यूटी है। और अभी इसको यूटी बनाने के बाद में एक दूसरा इसके अंडर में आता था, इसको बोलते हैं लेह एंड लद्दाख। लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया है, और भारत में इन दोनों को यूटी बनाने के बाद में भारत में यूटीज की संख्या कितनी हो गई है, कितनी हो गई है केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के अंदर वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी जो आपका अरोटा होता है, तो वो एक्चुअल में कहाँ से शुरू होता है, उसके अंदर क्या से शुरू होता है, तो इसका आंसर है आपका बाया निलय, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया निलय यहाँ से शुरू होता है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आपके साइंस से भी आ रहे हैं, तो साइंस में आपको बायोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनाइजिंग का अर्थ क्या है, और स्टील को डैश की पतली परत से ढकना होता है, तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। उसके अलावा स्टील को किस परत से ढकते हैं गैल्वेनाइजिंग करने के दौरान, तो भाई स्टील को गैल्वेनाइजिंग करने के दौरान जो होता है ना, वो जिंक के द्वारा ढका जाता है, ठीक है। किसके द्वारा ढका जाता है, जिंक के द्वारा ढका जाता है स्टील को। इसके बाद में C60 इज अ मोलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज एज। इसका आंसर क्या होगा आपका 12 पेंटागन, ठीक है, और 20 हेक्सागन। 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन आपके एक स्ट्रक्चर बन के आती है। नेक्स्ट है आपका सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला हार्डकोर, जिसमें 80% से लेकर 95% तक कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है आपकी,
कोल की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ये हार्ड कोर नहीं है आपका, ये क्या है आपका, ये कोयला, कोयला की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है जिसमें 80% से लेकर लगभग 85% तक आपका कार्बन होता है, जिससे धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो सबसे अच्छी किस्म का जो आपका कोयला है, उस कोयले का नाम है आपका एंथ्रेसाइट। क्या नाम है भाई उसका, एंथ्रेसाइट है। देखिए कोयले जो होते हैं ना वो तीन ही प्रकार के होते हैं, मेनली बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। इसमें जो एंथ्रेसाइट है आपका ये फर्स्ट नंबर पर होता है, इसके बाद में जो बिटुमिनस है ये सेकंड नंबर पर होता है, और लिग्नाइट जो है थर्ड नंबर पर होता है, ठीक है। भारत में अगर आप बात करें एंथ्रेसाइट की, तो एंथ्रेसाइट जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। बिटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसको भारत में, ठीक है, एकमात्र कोयला है जो सबसे ज़्यादा मिलता है। और जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी बोल देते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि भूरा कोयला किसको बोलते हैं, तो जो आपका भूरा कोयला है वो लिग्नाइट को बोला जाता है, ठीक है। और एंथ्रासाइड्स इन सभी में सबसे पहले नंबर का आता है, जिसके अंदर 80% से लेकर 95% तक का कार्बन होता है। उदार कला के उच्चतम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश राजवंश के तहत उत्तरी और दक्षिणी भारत के वास्तुशिल्प का सामंजस्य संपूर्ण हासिल किया था। तो भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप में जो वास्तुशिल्प है उसको यहाँ पर बदला गया था। तो यानी आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, तो आपको एंशियंट हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है भाई आपका, इसका आंसर है आपका पदक्कल, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका, पदक्कल। और यहाँ बात करी जा रही है 7वीं 8वीं शताब्दी चालुक्य वंश की बात करी जा रही है। तो भारत में जो साउथ इंडिया वाला जो आपका हिस्सा है, इसके अंदर यहाँ पर जिस समय आपके चोला शासन कर रहे थे, तो ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये वाला जो रीजन है आपका कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र रीजन तक, इस वाले रीजन में आपके कौन थे, चालुक्यास थे, ठीक है। तो चालुक्यास यानी ये पदक्कल कहाँ पर है आपका, तो पदक्कल है आपका कर्नाटक वाले रीजन में, ठीक है। तो आप ऐसे भी आंसर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपका स्टेट भी पूछा जा सकता था, तो आप स्टेट को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अब पीतल नगरी भी है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। तो उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी मुरादाबाद, ठीक है। कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी किसको बोलते हैं, मुरादाबाद को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र संवाद कौमुदी की स्थापना करी थी, ठीक है। इसका मतलब ये जो है आपका, ये आपका जो आपका मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत, वहां से क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है संवाद कौमुदी की स्थापना किसने करी थी, तो संवाद कौमुदी की स्थापना करी थी आपके राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। किसने करी थी भाई, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी, संवाद कौमुदी समाचार पत्र की। राजा राम मोहन राय को भारतीय जो आपका भारतीय सुधारक भी बोला जाता है, और उनको आगरी चेतना का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। भारतीय चेतना का जनक भी इनको बोला जाता है। और राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है, ठीक है, पहले एक्चुअल में इनका मेन जो नाम है वो राम मोहन राय ही है, और इनको राजा की जो उपाधि दी गई थी वो कब दी गई थी, सॉरी किसने दी थी, तो राजा की उपाधि जो आपके मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर सेकंड, ठीक है, क्या नाम होता था उनका, उनका होता था अकबर, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दी। और राजा राम मोहन राय वो भारतीय हैं जिनकी डेथ जो है भारत के बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जाकर होती है, ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल में ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। का निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसमें ऐसा कौन है जो कि तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में से क्वेश्चन आते हैं, और देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा आपका दीपिका कुमारी, ठीक है। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी जो है ये आपकी तीरंदाजी यानी जो आपकी आर्चरी है, आर्चरी से रिलेटेड है। वहीं अगर मनिका बत्रा की बात करें तो मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा और सोम्यजीत सिंह,
ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जो है आपके, वो आपका भाला फेंक जो आपका प्रतियोगिता होती है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आपके एक टेबल टेनिस प्लेयर ही हैं, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस प्लेयर हो गए, ये भी टेबल टेनिस प्लेयर हो गई, और ये हो गए आपके भाला फेंक हो गया, ठीक है। ये भाला फेंक में हो गए आपके, और ये कौन हो गई, ये आर्चरी हो गई, ये आपके तीरंदाजी करती हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी करंट में फेमस हैं और वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण की शुरुआत जो हुई है वो हुई है भाई आपकी 2020-2021 के चरण के अंदर, ठीक है। बात करें स्वच्छ भारत मिशन भारत में एक्चुअल में कब शुरू हुआ, तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत होती है भारत के अंदर वो होती है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 के अंदर, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज जो स्टार्ट होता है वो 2 अक्टूबर 2014 को होता है, और इसके बाद में सेकंड फेज की शुरुआत 2020-2021 के दौरान होती है। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि हमें जो आपकी यहाँ पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं सरकार की, उन पॉलिसीज पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। फकीर चंद कोहली इस नाम है, यानी फकीर चंद कोहली को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फकीर चंद कोहली जो है ये, इनकी 2020 के अंदर डेथ हो गई है फकीर चंद कोहली की। तो इनको भारतीय सॉफ्टवेयर सोसाइटी के उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इनको किस रूप में जाना जाता था? भारतीय सॉफ्टवेयर के जनक के रूप में, यानी फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर आईटी एंड इंडस्ट्री के रूप में। तो ऐसे कुछ फेमस पर्सन जिन्होंने कुछ स्टैब्लिशमेंट किया है, तो उनको लेके भी भाई क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसी चीजें भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इनकी 2020 में डेथ हो चुकी है, तो ऐसे इन्होंने भारत के अंदर आईटी सेक्टर को स्टार्ट किया था, तो इस कारण से क्वेश्चन जो है बना था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा पार्टिकल आर डब्ल्यू चार्ज आयन ऑफ, यानी अल्फा कण के दोगुने आवेशित आयन जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो अल्फा कण का जो दोगुने आवेशित कण होते हैं वो आपके हाइड्रोजन के कारण हो जाते हैं, सॉरी हीलियम के कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो देखिए इसमें बात करी जा रही है सहकारी समितियों की, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान के किस पार्ट का हिस्सा है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान के पार्ट 9B का हिस्सा है, यानी संविधान का हिस्सा जब संविधान लागू हुआ उस समय नहीं था, यह संविधान में बाद में ऐड किया गया। और इसके लिए जो आर्टिकल आता है, इसके लिए आर्टिकल हमारा आता है 43B। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आर्टिकल आता है 43B, और जो पार्ट होता है वो पार्ट कौन सा होता है? 9B। और इसको संविधान के अंदर ऐड कब किया गया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको संविधान के अंदर जो आपका 97th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था 97 अमेंडमेंट? ये हुआ था आपका 2011 के अंदर। 2011 के अंदर 97 अमेंडमेंट होता है, उस अमेंडमेंट के दौरान आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो क्वेश्चन सीधा ये पूछ रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है आपकी 1761 के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1761 के दौरान। वहीं आपसे ये भी पूछ सकता था वो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई है, ये किस किस के बीच हुई थी? तो अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली भी इनको बोल देते हैं, और किसके बीच हुई थी? मराठों के बीच हुई थी, ठीक है। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई जो होती है आपकी वो 1526 में होती है, ठीक है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, और पहली लड़ाई कब होती है भाई आपकी? पहली लड़ाई होती है आपकी 1526 के अंदर, और इस लड़ाई में बाबर की जीत होती है। दूसरी लड़ाई होती है आपकी 1556 में, इसमें अकबर की जीत होती है। और तीसरी लड़ाई होती है आपकी 1761 में, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। भारत के पंजाब से 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी है जिसमें पांचों की पांचों नदियां प्रवेश कर जाती हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई आपका सिंधु नदी। इसका आंसर क्या है? सिंधु नदी। भाई देखो समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर काम कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एग्जाम क्रैक होना कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। तो यहाँ बात करें हम, देखिए यहाँ पे ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर सिस्टम है, और इंडस रिवर सिस्टम की ये 5 सहायक नदियां हैं जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। ये कहाँ से चली जाती हैं? ये पाकिस्तान में चली जाती हैं।
और यहाँ से सतलज नदी इन सभी का पानी लेकर पाकिस्तान के इस वाले इलाके में आकर मर्ज होती हैं। और इस वाले इलाके का नाम क्या है? इसका नाम है आपका मिठानकोट। इसी का नाम क्या है भाई? आपका मिठानकोट। तो मिठानकोट जो है पाकिस्तान के अंदर है। और ये पांचों की पांचों नदियां जो हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? जिसका झेलम, चेनाब, इसमें झेलम आ जाएगा, चेनाब आ जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। तो ये पांचों नदियां जो मिलती है कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में, सिंधु नदी में आकर। ठीक है। आपका एक सरल उपकरण जिसका उपयोग या तो विद्युत सर्किट को तोड़ने के लिए किया जाता है या इसे पूरा करने का करने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत सर्किट जो होता है, आपकी जब विद्युत चलती है तो एक फ्लो में चलती है इस तरीके से। ठीक है। तो अगर हमें इस फ्लो को तोड़ना है तो क्या करेंगे? बीच में होल्डर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? स्टॉपर लगाने से विद्युत होगी ना, कुछ समय के लिए रुक जाएगी। जब चाहेंगे तो फिर इसको इस तरीके से, अगर ये विद्युत चल रही है तो अगर यहाँ पर हम इसको स्टॉपर लगाते हैं तो जब इसको ऑन करेंगे तो तब विद्युत आगे चलेगी, जब नहीं ऑन करेंगे तो नहीं चलेगी। तो यानी इस वाले स्टॉपर को हम क्या कहेंगे? इसको बोलेगा हम स्विच। स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चलने लगती है, और स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है आपका केरल ब्लास्टर टीम को आप निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे? तो यानी केरल ब्लास्टर काफी फेमस रही होगी। ठीक है, आपके 2019 के एग्जाम में। तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो केरल ब्लास्टर जो टीम है इसको फुटबॉल से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि केरल ब्लास्टर जो है ये एक फुटबॉल टीम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो शपथ ली है वो ली है आपके राम नायक ने लिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के जो 2014 के अंदर शपथ लेते हैं वो कौन है? राम नायक। अभी की बात आपसे कर ली जाए कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर इस वक्त पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? तो अभी की डेट में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उनका नाम क्या है आपका? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोस का पारंपरिक बास नृत्य है? तो इसमें मिजोस का पारंपरिक बास नृत्य की बात करी जा रहा है कि कौन सा मिजोस का पारंपरिक बास नृत्य है इसमें। तो भाई इसमें कौन सा है? तो इसमें है चेरुआ। ठीक है। कौन सा है? जो आपका चेरू है, चेरू, ये आपका मिजोस का पारंपरिक बास नृत्य है। और ये जो आपकी मिजो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ पर है? मिजोस कहाँ पर मिलेंगे आपको? मिजोस मिलेंगे आपको जो के नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में, आपको ये वाला स्टेट भारत का सब लास्ट का, नॉर्थ का और नॉर्थ साउथ का जो सबसे लास्ट का स्टेट है उसका नाम है मिजोरम। और मिजोरम के अंदर आपके मिजोस जो जनजाति है वो मिल जाएगी। 26 जनवरी 2019 को भारत के संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 साल पूरे कर लिए, 69 ईयर्स। और इन वर्षों में कितनी बार संविधान के अंदर संशोधन किया गया? और 12 जनवरी 2019 के अनुसार भारत में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? यानी 2019। ठीक है। तो 2019 तक की बात करी जा रही है कि 2019 तक संविधान के अंदर कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये 19 में जो संशोधन हुआ था वो होता आपका 103वां संशोधन, जो कि किस चीज से रिलेटेड है आपका? ये आपका रिलेटेड है EWS कोटे से। ठीक है। EWS कोटे से रिलेटेड है। यानी भारत के अंदर 2019 तक 103 संविधान संशोधन हो चुके थे। पर अगर वर्तमान की बात करी जाए, वर्तमान में संविधान के अंदर कितने संशोधन हो चुके हैं? तो वर्तमान में संविधान के अंदर 2023 में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है। कितने संशोधन हो चुके हैं भारत के अंदर? 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में राजस्व मंत्री हुआ करते थे? तो राजा टोडरमल जो काफी फेमस रहे हैं वो सिर्फ एक ही मुगल बादशाह के समय फेमस रहे हैं, जिसका नाम था अकबर। ठीक है। अकबर के समय में राजा टोडरमल जो है राजस्व मंत्री हुआ करते थे। और इनको राजा की जो उपाधि है टोडरमल को, वो अकबर के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले हैं, यानी आपका जो एग्जाम है उसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। यानी उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितना दौड़ना होगा? तो भाई अगर आप ये भी आंसर ना करेंगे तो फिर तो पुलिस में जाना बेकार है। ठीक है। तो 4
4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी और वो कितने मिनट में होगी? 25 मिनट में। ये इतना में करना जरूरी है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर की दौड़ और 25 मिनट में करना है। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ही आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी यानी आपका उत्तर प्रदेश वाले इलाके की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें यानी सरयू आएगी तो भारत का अगर आप देखेंगे तो भारत में जैसे कि ये आपका ये हिस्सा जो है, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ चल ये कश्मीर बन जाता है आपका। और यहाँ से कश्मीर से होते हुए जब ऐसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सरी उत्तर प्रदेश इस वाले इलाके में, तो इस वाले इलाके में उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आपका लखनऊ है और लखनऊ से इस तरीके से आपको सरयू नदी आएगी। तो यानी जो टोंस नदी है, टोंस नदी आती है नीचे से, तो यानी टोंस आंसर नहीं होगा। भागीरथी, भागीरथी कोई गंगा बोल देते हैं, यानी ये ना तो ये आंसर है ना ही ये आंसर है। और जो पिंडार रिवर है, ठीक है, जो पिंडार रिवर है आपकी पिंडार नदी है, ये जब आपकी इधर से अलकनंदा जब बनती है तो अलकनंदा में आकर साइड में आकर मर्ज होती है, यानी उत्तराखंड वाले इलाके में मर्ज हो जाती है पिंडार रिवर, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा आपका? शारदा। तो इसका आंसर क्या है भाई आपका? शारदा रिवर। निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों ययाति और तुगलक के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो भाई कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो किसकी बात करी जा रही है? तो यानी आपका कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर क्या है आपका? गिरीश करंद। आंसर क्या है भाई इसका? गिरीश करंद। यानी आपको मैं बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, कल्चर से रिलेटेड है, आपका तबला वादक हो गए, शहनाई वादक हो गए, या फिर आपके बांसुरी वादक हो गए, या फिर इसके अलावा आपके डांस हो गया या आपके फेस्टिवल्स हो गए, वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाने के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की जाती है। और गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद में जो खालसा का जो लीडर बनता है वो कौन बनता है? वह बंदा बहादुर बनता है। कौन बनता है? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर के लीडरशिप में ही मुगलों के खिलाफ जो है वो विद्रोह सिखों का शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011-12 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा प्रति माह कितने रुपए तय की गई है? तो भाई कितने रुपए तय की गई है? ये की गई है आपकी 816 रुपए। ठीक है, कितनी की गई है भाई? 816 रुपए। यानी आपका जो सेंसस है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है आपका 2023 के अंदर, इसमें सेंसस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब यूपी पुलिस भी आपको जो आपका जनगणना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वर्तमान में भारत की जनगणना कितनी है? तो भारत में जनसंख्या कितनी है? भारत में वर्तमान के अंदर 142 करोड़ की जनसंख्या है भारत के अंदर। और भारत जो है जनसंख्या के मामले में दुनिया की पहली कंट्री बन चुका है। डैश इज नाउ एज वर्टिकल विटिकल्चर, यानी अंगूर की खेती जो है एक्चुअल में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंगूर की खेती क्या है? वो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हिंदी रूपांतरण ऐसा नहीं था, तो इसमें पूछा है कि विटिकल्चर, विटिकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो विटिकल्चर को अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, जो रेशम कीट पालन है इसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर के नाम से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था आपका कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन पॉलीमर है, तो किसको छोड़कर? सभी के सभी जो है संघनन या कंडेंसन पॉलीमर है। तो भाई इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन जो है आपका ये आपका संघनन पॉलीमर है। और आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो मेरे द्वारा आपको साइंस भी कराई जाएगी, और इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है, या आपके आर्ट एंड कल्चर है, इन सभी से लेकर हम क्वेश्चन कराएंगे। और जितने भी हमारे 2019 के अंदर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम यहाँ सोल्व कराएंगे, और हम एक अंदाज़ा लेंगे कि एक्चुअल में हमें किस टॉपिक पर कितनी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसको हम क्रैक कर पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं क्या वीडियो में किस तरीके के क्वेश्चन हम और इंक्लूड कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।